अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं सेक्टर 21 के स्कूल में हूँ और हमारे बीच में मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर और सुरेंद्र सर हैं और काफ़ी बच्चे इनको आइडियल मानते हैं और बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ ये पढ़ाते भी हैं। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी जो 12th क्लास का चैप्टर है वो हम करने जा रहे हैं और सर ये कराएंगे इस चीज़ को। तो इस वीडियो में बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी पॉल्यूशन के कारण स्कूल जो है बच्चों के लिए बंद हैं, तो बच्चे घर पे बैठकर अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे और अच्छी तरह इसको करेंगे। तो सर प्लीज़ करके आप प्रोबेबिलिटी, कौन सा चैप्टर है सर ये? प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 12th के लिए है ये। हाँ। और यहाँ पर 11th क्लास से रिलेटेड 12th क्लास स्टार्ट होती है और सबसे पहले आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे सर। अभी ये एक प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है, ये 10th क्लास में भी है और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इसको अच्छी तरह देखेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और साथ में नोट डाउन भी करेंगे। थैंक यू सर, प्लीज़ कंटिन्यू सर। 10th क्लास में हम प्रोबेबिलिटी की जनरल प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। 11th क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी की यूनियन के बारे में भी सीखा था, सिलेक्शन के बारे में सीखा था, कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। तो वहाँ पर हमने 11th क्लास में पी ए यूनियन बी की थ्योरम भी यूज की थी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो होता है वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए एंड बी बोथ अगर सिमल्टेनियसली, और ए यूनियन बी मीन्स ए अगर और बी अगर और ए एंड बी बोथ अगर। अब हम आज 12th क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीन्स है कि यदि हम कोई एक इवेंट ऑलरेडी फर्स्ट अगर हो जाती है तो सेकंड के अगर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हम पी ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इट मीन्स नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के फेवरेबल में जो भी इवेंट्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू बी। और इससे ये हम अगर ये यूज करें तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर इसको ट्रांसफर करते हैं तो पी इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और ए पी ए अपॉन बी गिवन है तो पी बी इनटू पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर सकते हैं इसको पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब सिमिलरली यदि हम पी बी अपॉन अगर देखें तो इसका सेम फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, क्योंकि डिवाइड पी बी अपॉन ए का मींस है कि ए ऑलरेडी अगर देन बी अगर, पी ए अपॉन बी का मीन्स था पी बी ऑलरेडी अगर देन ए अगर, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल बी अगर सेकेंडली ए अगर तो पी अपॉन बी होगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल ए अगर देन बी अगर दैट इज पी बी अपॉन ए होगा। और इसके लिए पी ए अपॉन बी इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी ए जो ऑलरेडी अगर हो चुकी है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा वो पी ए इंटू पी बी अपॉन में ए। इफ टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का एग्जांपल समझाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल एक बैग है और बैग में हमारे पास 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं और उसमें से हमने एक रेड बॉल ड्रॉ की और रेड बॉल ड्रॉ करने के बाद उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। आफ्टर देन यदि हमने बॉल को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस मीन्स यदि हमने उसको वापस डाल दिया तो दैट सेकेंडली हम बॉल ड्रॉ करेंगे दैट आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉ बॉल हमने वापसी उसमें डाल दी, उसमें रिटर्न कर दी, दैट इज इंडिपेंडेंट। यदि हमने अगर इफ वी डू नॉट रिप्लेस, यदि हमने रिप्लेस नहीं किया इट मीन्स हमने जो ड्रॉ की थी बॉल वो हमने उसमें वापस नहीं डाली तो इट मीन्स दैट आर डिपेंडेंट। तो इसलिए अगर इफ बी अपॉन ए इंडिपेंडेंट है, यानी मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर हमने बॉल को विड्रॉ बॉल को हमने वापसी डाल दिया तो इट मींस बी अपॉन ए होगा वो पी बी के इक्वल होगा, और जब बी अपॉन ए पी बी के इक्वल होगा तो इट मींस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ए इनटू पी बी होगा। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन पी इंटरसेक्शन बी होगा पी ए इनटू पी बी था, क्यों? बिकॉज डेफिनेशन पी बी अपॉन ए जो था हमारा पी इंटरसेक्शन बी नॉट इंडिपेंडेंट देन पी ए इनटू पी बी अपॉन ए। अब हम ये एग्जांपल लेते हैं। पी ई की वैल्यू 0.6 है, पी इंटरसेक्शन एफ 0.3 है, पी एफ की वैल्यू 0.2 है। तो हमें पी ई अपॉन एफ फाइंड करना है। देन वी यूज पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में पी एफ और दैट इज पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.3 डिवाइड बाय 0.6
दैट इज 1/2। सिमिलरली पी एफ अपॉन ई फाइंड करना है, एफ अपॉन ई दैट इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन द पी ई, और पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 0.3 और डिवाइड में पी ई की वैल्यू है 0.6 और दैट इज 1/2। नहीं, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.3 और पी ई की वैल्यू यहाँ पी एफ था 0.2, सब पी इंटरसेक्शन एफ 0.2 और पी इंटरसेक्शन एफ ये एग्जांपल हमने 0.2 है वैल्यू कर रहा हूँ, वैल्यू नहीं, वैल्यू रॉन्ग हो गई इसमें, क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू हमेशा लेस होती है। हाँ, इस एग्जांपल में मैं 0.4 लेना चाहिए। पी एफ की वैल्यू इंटरसेक्शन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन ई एंड एफ, तो इट मीन 0.4 लगेगा। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है तो वो हमेशा कम ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0.4 होगा। और इसके लिए एक ट्रिक भी है जो बच्चे ध्यान में रख सकते हैं कि जो पी एफ बट्टे में होता है वही जो बट्टे में है वही उसी की प्रोबेबिलिटी हम नीचे डिनोमिनेटर में लेते हैं। जैसे यहाँ पी ई है तो बट्टे में नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिया गया है, तो ये बच्चे ध्यान में रखें। इसकी वैल्यू 0.3, पीएफ की वैल्यू 0.4, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर है, इंटरसेक्शन है हमेशा लेस देन। जब यूनियन होता है तो उसमें दोनों ही आ जाते हैं, तो उनकी जो है संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। और पी ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, उनका नंबर कम होगा, जबकि इंटरसेक्शन करेंगे तो जो दोनों में कॉमन है तो वो हमेशा, इसलिए उनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है सर। तो ये था हमारा ये एग्जांपल था कि कोई भी वैल्यू गिवन है, if we have to find E union F, P E union F फाइंड करना है तो अभी 11th क्लास का हम यूज करेंगे PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F, दैट इज PE की वैल्यू गिवन है हमें 0.6 और PF की वैल्यू गिवन है हमें PF is 0.4 और दैट इज P E इंटरसेक्शन F की वैल्यू गिवन है 0.3 माइनस के 0.3 और दैट इज 1 minus 0.3 that is 0.7. So we have to find PE union F if we have to given PE, P intersection F and PF. ये PE यूनियन F का मतलब यही हुआ कि E और यूनियन F है तो दोनों में जो कॉमन है, अगर वो PE और PF में अगर हम इंटरसेक्शन को घटा लेंगे तो यूनियन आ जाएगा टोटल। तो इसलिए ये फार्मूला इस तरीके से बन के आया है। ठीक है सर, और आगे और भी कोई टॉपिक? हाँ, टॉपिक आगे भी इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आगे क्वेश्चंस लेते हैं। फिर आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद बेस थ्योरम पर बात करेंगे। बेस थ्योरम पर बात करेंगे। बेस थ्योरम हम यूज क्यों करते हैं? जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने एग्जांपल दिया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इवेंट्स अगर होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि हमारे पास 3 बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं। फर्स्ट बैग में 3 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल हैं, सेकंड बैग में 5 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल हैं, थर्ड बैग में 7 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं। और सभी बैग, किसी एक बैग को सेलेक्ट करना है। आफ्टर सिलेक्शन के बाद एक बॉल ड्रॉ की गई है, तो बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी जो हम जनरली कंसीडर करते हैं कि वह 3 बैग से तीनों से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट बैग को सिलेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब 3 बैग्स हैं, इक्वल साइज के हैं, एट रैंडम ड्रॉ किया गया है तो तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। अगर 3 बैग्स हैं तो PE1, PE2, PE3 तो ऑल आर इक्वल, दैट इज 1/3 हो जाएगा। अब A/E1 क्या है कि हमने E1 मींस फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग एंड देन ड्रॉ वन रेड बॉल, तो A/E1 फाइंड कर लेंगे। ऐसे सेकंड बैग सेलेक्ट करने के लिए A/E2 यानी फर्स्ट वी सेलेक्ट सेकंड बैग एंड देन वी ड्रॉ वन रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। A/E3 मींस फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड बैग सिलेक्शन, आफ्टर देन वन रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द थर्ड बैग। और अब इसके लिए हमने रेड बॉल, इट मींस हमने एग्जांपल के तौर पर 3 बैग्स लिए हैं। 3 बैग्स के लिए हमारे पास रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो PA=PE1 into PA/E1 प्लस PE2 into PA/E2 प्लस PE3 into PA/E3। सिमिलरली n बैग्स लें
तो यहाँ एक बैच के यहाँ लिए- पे जैसे 3 इवेंट्स है, इसलिए हाँ। E1 P1 हाँ। फिर A/E1 फिर E2 यानी कि इवेंट 2 हो गया और A/E2 से ही हमें E3 है तो A/E3। अब जब Similarly, n होगा तो ये और हाँ। ये सब ऐड होते जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी है ये, Total है ना, probability टोटल find प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो इसलिए ऐड होता चला जाएगा। अब यहाँ पे ये टोटल में जब इनफाइनाइट नंबर है n तक है तो इसलिए यहाँ पे इवेंट हो जाएंगे यहाँ पर n इवेंट अप टू n हो जाए। n टर्म्स Very good. n टर्म्स मींस हमारे पास n इवेंट है, n बैक्स है, तो उस कंडीशन में n टर्म्स सब होगा। ये है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब वो क्वेश्चन आता है कि हमने एक रेड बॉल ड्रॉ किया है, हमने हमारे पास 3 रेड बॉल है बैग्स हैं और 3 बैग्स में से हमने रेड बॉल ड्रॉ की गई है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है वो चेंज हो गई, हमने रेड बॉल तो ड्रॉ किया है, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। तो इसके लिए बेस थ्योरम है पी ए ऑलरेडी अगर, यानी हमारे पास रेड बॉल ड्रॉ की गई है और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। तो इसके लिए बेस थ्योरम है पी E2 into PA upon E2 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मींस 3 अगर बैग्स हैं तो 3 बैग्स के लिए लेंगे, 4 बैग्स है तो 4 के लिए लेंगे, एंड सो ऑन n बैग्स है तो n बैग्स के लिए लेंगे। P E1 into P upon E1 plus P E2 into P upon E2 plus P E3 into P A upon E3। इसको मैं साधारण भाषा में बताऊं कि जैसे कि हमारे पास 3 इवेंट्स थे और तीनों इवेंट्स में से जो लाल बॉल अगर ए को हम रेड मान लें तो वो दूसरे ही बैग से निकल के आया हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये सबसे ऊपर जो किया PE2 into PA/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 करके A/E2 किया और बटे में टोटल प्रोबेबिलिटी, जो इधर फॉर्मूला है वही वाला बटे में यहाँ आया है टोटल वाला, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये बटे में किया, तो PE2/A यानी कि A की E2 यानी कि सेकेंड इवेंट से आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अगर A मान लो रेड बॉल है तो रेड बॉल सेकेंड बैग से निकल के आया है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यही है ना सर? हाँ। सिमिलरली Thank you, थर्ड sir. बैग से ड्रॉ की है तो हाँ। थर्ड बैग के लिए हम PE3 into P upon P3। हाँ। इट मींस हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशन है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी कि ये E3 ऊपर का न्यूमरेटर है तो वो न्यूमरेटर वाला हिस्सा ऊपर आ रहा है और A/E3 तो आ ही रहे, जो है ना? फेवरेबल जिससे हमने जिस बैग से यानी फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल बैग से ड्रॉ की गई है, उसी की प्रोबेबिलिटी को सेम कंडीशन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे सर सिग्मा- E2 P A/E2 आएगा और E2 हाँ, इसमें ये ये थोड़ी सी बनेगा गलती, PE3 हाँ, into PA A/E3 बटे में टोटल प्रोबेबिलिटी। सिर्फ इसी को हम समेशन भी बोलते हैं। हाँ। सिग्मा i की वैल्यू 1 2 3 PEI अपॉन PA अपॉन EI, और दैट इज अगर यहाँ I की वैल्यू n है तो यहाँ n हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू 1 to n हाँ, और 1 to EI n हो अपॉन जाएगा, EI। ये n हो जाएगा। दिस इज द बेस थ्योरम। इफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम को यूज करके डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये भी होता है, जैसे कहा गया कि अगर दूसरे बैग से ये बॉल आए तभी तुम्हारी जीत होगी, तो अब कैसे पता चलेगा कि वो दूसरे, तो उसको निकालने के लिए बेस थ्योरम यूज होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी सर ने कराया है। अब हम ये 13.3 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सर प्लीज करके इसको कराइए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में अक्सर आते हैं, समझाओ। क्वेश्चन है कि ये बैग कंटेन 4 रेड बॉल एंड 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 2 बैग्स गिवन है हमें। फर्स्ट बैग में हमारे पास 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ये फर्स्ट बैग हमारे पास, फर्स्ट बैग में 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। सेकेंड बैग कंटेन 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल। one of 2 bag is selected at random। एक बैग सेलेक्ट किया गया एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। यानी जो बॉल ड्रॉ हुई है हमारे पास रेड ड्रॉ हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इवन कंसीडर करेंगे। लेट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड और E2 कंसीडर कर लें। सेकंड बैग सेलेक्टेड, सेकंड बैग सेलेक्टेड। तो PE1 ओनली 2 बैग्स है तो PE1 इक्वल टू PE2 और कंप्लीट ऑन
बॉस सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो 1/2। दोनों अगर की ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इसलिए दोनों की 1/2 हो गई, अदरवाइज ये अलग हो 3 जाता। होते तो 1/3 हो जाता। हाँ, क्योंकि वो 1/3 भी इसलिए होते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है। इक्वल हाँ। प्रोबेबिलिटी है, तो इक्वल के लिए नंबर ऑफ एक्स डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्स। 2 है तो 2 से डिवाइड, 3 है तो 3 से डिवाइड। अब हमें कंसीडर करना कि ए को कंसीडर करना है रेड बॉल इज सेलेक्ट ड्रॉन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या आएगा फाउंड टू बी ड्रॉन, तो लेट ए बी द इवन रेड बॉल बी ड्रॉन। अब P A upon E1, P A upon E1 means first bag is selected and then one red ball, तो one red ball हमारे पास 4 red ball है, only one select करनी है, तो that is 4C1 upon में 8C1, it means 4/8, that is 4/8 ही रहने दें। और P A upon E2, A upon E2 means second bag is selected and then one red ball, it means 2C1 upon में 8C1, that is 2/8। 2C1 ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया है यहाँ। यूज किया है हमने क्योंकि याद होगा अगर आपको कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन टॉपिक है तो उसका 4C1/8C1 यूज किया है। 11th क्लास में हम सीख चुके हैं। हाँ, C1 और C2 सिलेक्शन इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पर केवल ओनली वन बॉल ड्रॉ की है। इफ वी हैव टू ड्रॉ 2 बॉल्स तो हम 4C2 यूज करते हैं और 2C2 यूज करते हैं। अगर इफ 3 बॉल्स का होता तो 3C नंबर ऑफ बॉल्स भी 4 होती तो वहाँ C3 यूज करते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि हमारे दैट इज इट इज ड्रॉन फ्रॉम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग से ड्रॉ किया है, यानी रेड बॉल ड्रॉ हो चुकी है और दिस इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी E1 से सिलेक्टेड है। मतलब लाल बॉल को पहले बैग से सेलेक्ट किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। E1 अब हम बेस फॉर्मूला यूज करेंगे। फेवरेबल कंडीशन हमारे फर्स्ट बैग से है तो ऊपर P E1 लेंगे और P A upon E1 डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी, इट मींस P E1 into P A upon E1 प्लस P E2 into P A upon E2, दैट इज P E1 की वैल्यू हमारी थी 1/2 into P A upon E1 की वैल्यू वी हैव टू फाइंड 4/8 डिवाइड बाय 4/8 को भी 1/2 लिख सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल ठीक है राइट। इफ फिर एलसीएम लेने की नीड नहीं होगी, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज नहीं किया। P A upon E1 हमारा 4/8 प्लस 1/2 into 2/8, दैट इज 1/2 कॉमन ले लें तो 4/8 अपॉन में 4/8 प्लस 2/8 4/16 नहीं 1/2 मैंने कॉमन, अच्छा 1/2 को काट दिया, कॉमन लेके कैंसिल आउट, हाँ काट दिया, दैट इज ये कैंसिल आउट हो गया और 4 अपॉन में ये हो गया 6, दैट इज 2/3। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर को सर ने काट दिया है, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो 6/8 क्योंकि कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारे पास फिर एलसीएम लेना पड़ता है, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म यूज नहीं की। सिमिलरली अगर E2 upon A होता क्वेश्चन में दिया, यानी कि लाल बॉल ही सेकंड बैग से आए, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन इसमें ये भी ऐड कर दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा P E2 into P A upon E2 और डिवाइड में मैं इसको सिग्मा P I P E I into P या सिग्मा, इसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं P A जो हम यूज कर चुके हैं। हाँ। और दैट इज इसकी वैल्यू हुई हमारे पास P E2 की वैल्यू 1/2 थी और A1 E2 की वैल्यू थी हमारी 2/8 और इसका जो टोटल आया था ये आया था हमारा 6/8। ये सिग्मा मैंने हाँ समेशन को जो यूज किया, दैट इज 1/2, ये कैंसिल और दैट इज 2/6, दैट इज 1/3। और क्योंकि ओनली 2 केस आर पॉसिबल और सम करके देखोगे दोनों का तो E1 upon A और E2 upon A दोनों का सम हमारा 1 आएगा। ये हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन तभी वेरीफाई करेंगे जब हमने सारी इवेंट फाइंड आउट की हैं। 2 इवेंट है तो 2 और अगर 3 बैग से तो 3, तो वी हैव टू फाइंड सेम केस इफ बैग नंबर ऑफ बैग्स आर मोर देन 2, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस फॉर्म को यूज करके हम कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे भी एग्जांपल लेते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, है ना सर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन द मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, उसमें आंसर देना है क्वेश्चन का। स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर, या तो स्टूडेंट आंसर को जानता है, नो कर पता है उसे, या गैस करता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, वो उसे अपना आंसर नोन है यानी जानता है वो, तो 3/4 है। इफ एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेज, उसको गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैसेज द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी गैस करने पर उसका आंसर करेक्ट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर दैट गिवन दैट आंसर इज करेक्टली, आंसर इज गिवन दैट करेक्टली। अब हम इसमें कंसीडर मतलब कि बच्चे के जानने की, जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है और गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। यहाँ दो इवेंट हो, इवन हमने कंसीडर कर लिया स्टूडेंट नोज द आंसर, हाँ, और E2 इवन कंसीडर कर लिया स्टूडेंट गैसेज द आंसर। हाँ, यहाँ स्टूडेंट गैसेज हाँ। ई आएगा, हाँ, स्टूडेंट गैसेज द आंसर, तो इट मीन और ए इज द आंसर इज करेक्ट, ए इवेंट हमने कंसीडर कर ली कि आंसर इज करेक्ट, मतलब बच्चे का आंसर अब करेक्ट है, वो उसके लिए ए इवेंट। P इवन की वैल्यू हमें गिवन है 3/4, स्टूडेंट नोज द आंसर, क्वेश्चन गिवन है हमें 3/4, और P E2 भी गिवन है हमें 1/4। इफ अगर हमें गिवन नहीं होता तो हम 1 माइनस कर देते, क्योंकि ओनली 2 चॉइस है उसके पास, या तो वो गैस करता है या नोज द आंसर। अब क्वेश्चन इज करेक्ट इफ स्टूडेंट नोज द आंसर, ये गिवन नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट को आंसर नोन है, नोज है, तो इट मींस 100% वो श्योर है कि उसका आंसर करेक्ट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होता है A/E2 1/4। यदि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि अगर ये भी नहीं गिवन होता, 4 MCQ होते तो हम 1/4 कंसीडर कर लेते, क्योंकि 4 में से 1 प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की 1/4 होती है, लेकिन ये गिवन है P/E2 1/4। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ही आंसर इज करेक्ट, क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो करेक्टली डन किया है इसने, और ये इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट इज स्टूडेंट नोज द आंसर, दैट इज P/E1/A, क्योंकि फर्स्ट केस नोज द आंसर, P/E1 into P/E1, और डिवाइड में P/E1 into P/E1 प्लस P/E2 into P/E2। ये नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो पहले बेस थ्योरम के बेस था वही लगाया है, हमने फार्मूला भी सीखा था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। P/E1 की वैल्यू 3/4 into P/E1 1, दैट इज P/E1 3/4 into 1, और 1/4 P/E2 into 1/4, दैट इज 3/4 और 3/4 प्लस 1/16, और इसे हम लेकर कैलकुलेट कर दिया हमने, तो दैट इज 3/4 into 16/3, दैट इज 12/13। कैलकुलेशन किया और आंसर निकल के आ गया, आंसर 12/13 इसका आंसर हो गया, है ना, कि वो E1/A। अगर जैसे यहाँ पे तो बच्चे का था, पूछा गया था कि बच्चा आंसर जानता है और उसके आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर यही होता कि बच्चे ने गैस किया है और वो करेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो E2/A हो जाता। फिर यहाँ पर P/E1 के साथ E1 की जगह कर दे, और E1 के स्थान पर P/E2 यूज करते, और नीचे डिवाइड में टोटल लिया, यानी कि केवल ऊपर का न्यूमरेटर चेंज हो जाता। यही सब छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जो सर ने अभी बताया कि E2 into PA/E2 हो जाता है ना, बाकी सब सेम रहता, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाता। और कुछ सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम तो सिमिलर प्रॉब्लम। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे 3 कॉइन्स वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सर, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2-हेडेड कॉइन्स, इट मीन्स दोनों साइड में हेड है, यानी अगर हम इसको कॉइन को थ्रो करते हैं तो दोनों हमारे पास हेड आएगा 100%। सेकंड है फिल्म वाला कॉइन है वो हमेशा। सेकंड है बाइज कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ टाइम, यानी 75% हेड आएगा, इट मीन्स हेड को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 75/100 हो गई। और थर्ड कॉइन है अनवाइज कॉइन, यानी फेयर कॉइन, दैट इज 1/2। तो हमने कंसीडर कर लिया कि P/E1 कंसीडर कर लिया 2-हेडेड कॉइन, E2 हमने कंसीडर करेंगे बाइज कॉइन विद दैट कम्स अप हेड 75%, एंड E3 कंसीडर करेंगे हम अनवाइज कॉइन। यहाँ पे 3 इवेंट हो गए। 2-हेडेड कॉइन जहाँ पे तो भेदभाव क्या, एक ही हेड आना है। इवेंट दूसरा हो गया जो कि बाइज्ड है, यानी कि भेदभाव है, उसमें 75% आने की संभावना। तीसरा अनबाइज्ड कॉइन है, यानी कि फेयर है बिल्कुल, यानी कि 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और एक हमने इवेंट कंसीडर किया कॉइन सोच है। हाँ, अब ये प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करनी है कि वो हेड हो,
है ना? हेड फाइंड हुआ है, हाँ। कॉइन फाइंड हुआ है, शो हेड कर रहा है। हाँ, वो शो- तो इस शो। बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि दिस वाज क्वेश्चन था ये। Six. हाँ, इट वाज टू हेडेड कॉइन, इट मींस फर्स्ट कॉइन, ये First फर्स्ट वाले event कॉइन से। से हेड फाइंड हुआ हाँ। है। इट मींस पी हमें E1 अपॉन ए फाइंड करना है, तो पी ए अपॉन E1 फर्स्ट कॉइन है, तो टू हेडेड कॉइन है, तो इसको हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, 100% है, दोनों साइड हेड है। ए अपॉन E2 75% चांसेज है, इट मीन 75/100, परसेंटेज में नहीं रखते, पॉइंट में फ्रैक्शन में यूज करते हैं, 75/100 3/4। और ए अपॉन E3 मींस फेयर One by- कॉइन है, तो 1/2। one by- इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, हमें खुद डिसाइड करनी थी। पहला 100% था, इसलिए 100/100 करके 1 आ गया। ये 75/100 3/4 आ गया। और जो अनबाइज्ड है उसका तो 1/2 ही होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती एक साइड हेड एक साइड कॉइन, तो 1/2। अब हमें फाइंड करना, हमें गिवन है कि हेड फाइंड हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इट वाज टू From हेडेड कॉइन, two headed. E1 अपॉन ए फाइंड करना है। इट मींस पी E1 into पी ए अपॉन E1 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी पी E1 into पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 into पी अपॉन E2 प्लस पी E3 अपॉन पी ए अपॉन है। E। यहाँ प्लस का साइन होगा, हाँ, और प्लस। अब हम इसमें यूज करेंगे, तो पी E1 की वैल्यू 1/3 into पी ए अपॉन E1 हमारा। अब ये वैल्यू सारा पुट कर दिया है। 3 पॉइंट से तो इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/3 आई थी। हाँ। तो 1/3 into 1 a upon E1, that is 1/3 into 1 plus 1/3 into सेकंड कॉइन हमारा 3/4 था, तो that is 3/4 और 1/3 into 1/2। 1/3 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 plus 3/4 plus 1/2 और एलसीएम लेकर 4 plus 3 plus 2। यहाँ ट्रिक है ये, क्योंकि तीनों में 1/3 था, तो इसलिए सर ने 1/3 कॉमन ले लिया ताकि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाए और इजी हो जाए। that is 7/7 9/4, that is रिवर्स करके ये 4/9। 4 बटे का जो है डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, 4/9। That is 4/9। Answer. हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई। Very These good. questions are very simple, कंसेप्ट क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नॉर्मली 4 मार्क्स का आता है। मेनी टाइम्स ये हमारा लास्ट में जो केस स्टडी क्वेश्चन में भी आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट कर लें। और इसमें मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो मिस्टेक होगी नहीं। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर समस्या आएगी, इसलिए इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को सही से ध्यान से देख लें और समझ लें। इसमें सर कुछ होमवर्क बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th आर वेरी सिंपल, 10th भी बहुत ही सिंपल है। ये सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रॉब्लम सॉल्व करके ट्राई करके देखना, यदि सॉल्व ना हो तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशनल पहले कार्ड लॉस हो गया है, उसके बाद ड्रॉ किया गया है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हमारी 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, और दैट आर वेरी सिंपल। ठीक है सर, बच्चों के लिए कोई होमवर्क या मैसेज और कुछ देना हो? प्रैक्टिस, हाँ, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, एंड अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि ये सभी बच्चों तक पहुंच पाए। और कोशिश है कि आपको सर की ये पहल अच्छी लगी होगी। थैंक यू सर, आपने चैनल पे टाइम दिया और बच्चों का काफ़ी कुछ आप सर हमेशा बच्चों को बहुत ध्यान से कोशिश करके पढ़ाते रहते हैं। इस अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से सर को थैंक यू सर, और ऑल द बेस्ट टू ऑल।